नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसका नाम है ड्रेजिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से इस ड्रेजिंग मेथोडोलॉजी ने हेल्प किया है चिलिका लेक के इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में। ठीक है, साथ ही में ड्रेजिंग मेथोडोलॉजी होती क्या है इसके बारे में भी बात की जाएगी। और यहाँ पर एक स्पीशीज़ है इरावदी डॉल्फिन्स, किस तरीके से इस पूरी मेथोडोलॉजी ने उनकी आबादी को, उनके आंकड़ों को बढ़ाने में हेल्प की है, यहाँ पर उसकी भी बात की जाएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी आईडीज़ वहाँ पर। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इनके डेमो वीडियोस उपलब्ध हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इनको बाय कर सकते हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर की कटिंग है ये। आईआईटी मद्रास ड्रेजिंग मेथोडोलॉजी हेल्प्स ओडिशाज चिलिका लेक टू ट्रिपल इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लेक इकोसिस्टम को तो फ़ायदा हुआ ही है, साथ ही में जो इरावदी डॉल्फिन की जनसंख्या है उसमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। ये किस तरीके से हुआ है आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले थोड़े से बेसिक्स जानना इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक ये एक ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पानी जिसकी सैलिनिटी फ्रेश वाटर से अधिक है, ठीक है, लेकिन सी वाटर से कम है, यानी कि सैलिनिटी इन दोनों के बीच में है। सो ये एक मीडियोकर सॉर्ट ऑफ लगून टाइप बन जाता है। और ये कैसे बनता है? अक्सर ये ऐसी जगहों पे बनता है जहाँ पर कुछ इनफ्लो आपका सी वाटर का हो और कुछ इनफ्लो आपका फ्रेश वाटर का हो। ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है और ये ओडिशा के राज्य में लोकेटेड है। ये इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, भारत में लोकेटेड। ऑलराइट, अगर हम इरावदी डॉल्फिन्स की बात करें तो ये जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं ये यहाँ की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। ठीक है, कई सारे टूरिस्ट आते हैं इनको देखने के लिए। इरावदी डॉल्फिन्स दे आर फाउंड इन एस्चुरीज एंड रिवर्स नियर द कोस्टल एरियाज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ऐसा नहीं कि केवल ओडिशा में ही पाई जाती हैं इरावदी डॉल्फिन्स, म्यांमार में भी पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिलीपींस में भी पाई जाती हैं, उसके बाद लाओस में भी पाई जाती हैं। सो कई सारे देशों में आपको इनकी स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। अगर IUCN लिस्ट की बात करें तो इनका जो रैंकिंग है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, यानी कि ये अभी खतरे में स्पीशीज़ मानी जाती है। कमिंग टू ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि मेन इस पूरी लेक्चर का फोकस है, ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी या ड्रेजिंग मेथोडोलॉजी, ये होती क्या है? ड्रेजिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सैंड और सिल्ट डिपॉजिट्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बेड ऑफ अ वाटर बॉडी टू मेंटेन इट्स डेप्थ। यानी कि किसी वाटर बॉडी की जब गहराई कम होने लगती है क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट्स आने लगते हैं तो उसकी डेप्थ कम होती है। जैसे जैसे उसकी डेप्थ कम होती है तो वहाँ के इकोसिस्टम के और वहाँ के बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ड्रेजिंग के थ्रू हम इस चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं, सैंड और सिल्ट डिपॉजिट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। जो ड्रेजिंग का प्रोसेस है इसमें कुल मिला के 4 स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग विद एक्सकेवेशन, रिमूवल, ट्रांसपोर्टेशन और डंपिंग। इस दृश्य के थ्रू आप समझ सकते हैं। नंबर 1 होता है एक्सकेवेशन। जो यहाँ पे सैंड और सिल्ट डिपॉजिट्स हैं इसको आप एक्सकेवेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इस एक्सकेवेटेड प्रोडक्ट को रिमूव करना स्टार्ट करते हैं टू दी ड्रेज वेसल। ये आपकी ड्रेज वेसल है। ठीक है, जब आपने इसको ड्रेज वेसल में डाला उसके बाद फिर आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये आपका तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है कोई डंपिंग साइट चूज़ करके वहाँ पे जाके इसको डंप करते हैं। तो ड्रेजिंग जो है ये काफ़ी कॉमनली की जाती है, स्पेशली ऐसे वाटर बॉडीज़ में जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इसकी भी एक मेथोडोलॉजी है, यानी कि ड्रेजिंग तो एक सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन इसको किस तरीके से किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है इसके सक्सेस रेट का। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कई सारी स्टडीज़ की प्रायर टू दी ड्रेजिंग प्रोसेस। ड्रेजिंग प्रोसेस को करने से पहले कई सारी स्टडीज़ की। वो क्या क्या थी? स्टार्टिंग विद सैटेलाइट इमेजरी स्टडी, हाइड्रोलिक स्टडी और जियो टेक्निकल स्टडी। ये तीनों स्टडीज़ के आधार पर इन्होंने ड्रेजिंग प्रोसेस को शुरू किया। सैटेलाइट इमेजरी स्टडी में इन्होंने सबसे पहले चेक किया कि वो साइट कौन सी थी जहां पर हमें एक्सकेवेशन करनी है। ठीक है, तो सैटेलाइट इमेजरी स्टडी के थ्रू इन्होंने ड्रेजिंग साइट और डंपिंग साइट दोनों को ही लोकेट किया। डंपिंग साइट भी लोकेट करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ऐसा नहीं कि आप उस सैंड और सिल्ट को कहीं पर भी जाके डंप कर दें, आपको उसको काफ़ी केयरफुली डंप करना पड़ता है। सेकेंड, इन्होंने कंडक्ट की हाइड्रोलिक स्टडी टू अंडरस्टैंड द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रोलिक ड्रेजर एंड सिलेक्शन ऑफ सूटेबल ड्रेजर। ठीक है, कि हम कौन सा वहाँ पे ड्रेजर इस्तेमाल कर पाएंगे। कहीं वो ड्रेजर जो है कहीं वो वाटर
बॉडी के सी बेड को तो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जियो टेक्निकल स्टडी टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेड ऑफ चिलिका लेक। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द ड्रेजिंग कॉस्ट ऑफ द साइट, यानी कि बहुत ही केयरफुली कैलकुलेटेड और साइंटिफिकली मापी गई स्टडी थी, जिसके अनुसार ये सारा प्रोसेस जो है उसके बाद काफ़ी आराम से हुआ। यहाँ पर टॉकिंग अबाउट दी सैटेलाइट इमेजरी स्टडी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस दृश्य के थ्रू देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो इसका वेस्टर्न एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, यहाँ पर जो सिल्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्तर पर हो चुकी थी। ये सिल्टिंग जैसे जैसे बढ़ती गई तो वाटर बॉडी की जो लाइफ है वो इम्पैक्ट होती गई। ये दो इमेजेस दिखाती हैं, ये लैंडसैट की इमेजेस हैं। दे इंडिकेट द श्रिंकेज ऑफ द लेक इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स, ठीक है। और यहाँ पर द श्रिंकिंग ऑफ द लेक इन द वेस्टर्न पार्ट इज बिकॉज ऑफ द सिल्टिंग मेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, और जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है ये बेसिकली कई सारे वहाँ पे आइलैंड्स के आने की वजह से हुआ था। इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझ लीजिए आप। यहाँ पर जो वेस्टर्न साइड में है कई सारी नदियाँ बेसिकली यहाँ पर आती हैं और अपना पानी ड्रेन करती हैं चिलिका लेक में। ये नदियाँ तो लेकर आती हैं फ्रेश वाटर, और यहाँ पर आइलैंड्स जो हैं यहाँ पर ये सी वाटर एंटर करता था आपका यहाँ से, और यहाँ से आपका सी वाटर जो है वो एंटर करता था, ठीक है। ये दोनों के पानी के आने की वजह से एक सैलिनिटी का लेवल मेंटेन हो रखा था, जो कि काफ़ी सेंसिटिव लेवल था, और ये सैलिनिटी के लेवल की वजह से ही यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी। इरावदी डॉल्फिन्स दे आर अ यूरी हेलाइन स्पीशीज़, ठीक है। यूरी हेलाइन यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सैलिनिटी के ऊपर ये एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पर ड्रेजिंग जब करी इन्होंने, वो इस तरीके से करी कि जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड था जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स आ चुके थे, वहाँ पर हमने उन आइलैंड्स को इस तरीके से ड्रेजिंग की है ताकि वो सी वाटर का जो इनफ्लो है वो वापस से रिज्यूम हो जाए। फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा था कि सी वाटर का इनफ्लो कम हो चुका था बिकॉज ऑफ द आइलैंड्स, जिसकी वजह से सैलिनिटी बेसिकली कम होने लग गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इमर्जेंस ऑफ न्यू आइलैंड्स इज कॉन्स्टेंटली चोकिंग द 100 मीटर लॉन्ग माउथ ऑफ द चिलिका लेक टू द बे ऑफ बंगाल। तो इसका जो मुंह था, ठीक है, इसका जो माउथ था जिसको मगर मुख कहा जाता है, ये चोक हो रहा था, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज ऑफ द सिल्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट इन वेस्टर्न पार्ट जो है ये कम हो रहा था, जिसकी वजह से बेसिकली लेक की श्रिंकिंग भी हो रही थी, लेक का साइज़ छोटा हो रहा था, प्लस लेक की सैलिनिटी पर भी अफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। अब सैलिनिटी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक साइड सी वाटर पे डिपेंड करती है, एक साइड फ्रेश वाटर पे डिपेंड करती है। सी वाटर का आना भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर का निकलना भी इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर जो है सैलिनिटी का एक पर्टिकुलर लेवल मेंटेन हो पाएगा। लेकिन उन आइलैंड्स की वजह से यहाँ पर सी वाटर एंटर नहीं कर पा रहा था और फ्रेश वाटर निकल नहीं पा रहा था। इसकी वजह से पूरा बैलेंस यहाँ पे ख़राब हो चुका था, एंड दिस वॉज वेरी मच अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द लेक, also the size of the ecosystem, ठीक है। reduction in salinity resulted into degradation of peculiar brackish water ecosystem of चिलिका लेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका माउथ है, सो यहाँ पर बेसिकली आपके आइलैंड्स काफ़ी आने लग गए थे, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अब इसके बाद जो IIT मद्रास ने स्टेप्स लिए उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो हाइड्रोलॉजिकल इंटरवेंशन IIT मद्रास ने की है, अगर हम उनके फ़ायदों को समझें तो कुल मिला के 3 टुकड़ों में उसको समझ सकते हैं। एक तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, दूसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और तीसरा सोशल इम्पैक्ट है। सबसे पहले इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो रेस्टोरेशन की वजह से जो फ़िश प्रोडक्शन है उसमें 7 गुना इंक्रीज़ देखने को मिला है, और जो इरावदी डॉल्फिन्स हैं जो कि थ्रेटेंड हैं उनमें 3 गुना इंक्रीज़ देखने को मिला है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है यहाँ पर, और ये इस इकोसिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा भी है। सेकेंडली, अगर हम इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की बात भी करें तो क्योंकि फ़िश प्रोडक्शन बढ़ गई है तो जो वहाँ पे फ़िशिंग कम्युनिटी थी उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई हैं, ठीक है। साथ ही में इरावदी डॉल्फिन्स के बढ़ने की वजह से इको टूरिज़्म के एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर बढ़ चुके हैं। एंड नेक्स्ट फर्दर अगर हम देखें सोशल इम्पैक्ट, द इकोलॉजी ऑफ द श्रिंकिंग चिलिका लेक थ्रेटेंड द लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। हो क्या रहा था कि क्योंकि यहाँ पर बेसिकली फिशेस की पॉपुलेशन कम हो रही थी, डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी, सो आपस में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों में आपस में विवाद होने लग गया था, पर्टिकुलरली फिशिंग कम्युनिटी। और ये विवाद आपको जगह जगह पे देखने को मिल रहे थे, बलभद्रापुर, अलूपत्तनम, सतपड़ा, पनसपड़ा, ये जो गांव हैं जो कि आसपास लगते हैं, इनमें लोगों में आसपास बेसिकली विवाद होने शुरू हो चुके थे। जैसे आपने इसका रिस्टोरेशन शुरू किया है उसके बाद से फिशिंग पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो सोशल इम्पैक्ट भी इसका हुआ है, बिकॉज यहाँ पर कानून और व्यवस्था की जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी एक तरीके से समाधान मिल चुका है। हैंस
दिस जस्ट प्रूव्स कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर होती है तो वो केवल एनवायरमेंट को ही नहीं, वो आपकी अर्थव्यवस्था को और आपके समाज को भी नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करती है। अगर आप उसमें कुछ अच्छा करते हैं तो उसके फ़ायदे इकोनॉमी को भी होंगे एंड सोसाइटी को भी साथ ही में होंगे। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।